वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को ना। आज है 27 फरवरी और पिछले 2 दिनों के यानी जो 26 फरवरी और 27 फरवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है ना। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है। तो आपको ध्यान रखना है मीरा एंड्रीवा का नाम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और मीरा एंड्रीवा कहाँ की हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ये रूस की हैं। कहाँ की हैं? रूस की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देश का नाम जरूर याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंध है उसका ना। अब बात करें सबसे कम उम्र की बनी है, तो 17 वर्ष यानी 17 साल 298 दिन में इन्होंने ये खिताब जीता है। 17 साल और 298 दिन की है ये इनकी उम्र है। और ये सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। अच्छा, आपके मन में आ रही है WTA 1000 खिताब क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये टेनिस का टूर्नामेंट है। किसका? टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस प्रतियोगिता है। किसको हराया इन्होंने? तो क्लारा रोसन को हरा करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। क्लारा रोसन जो है ये आपको ध्यान रखना है डेनमार्क की हैं। कहाँ की? डेनमार्क की हैं। और जो मीरा एंड्रीवा हैं ये रूस की हैं। तो मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेनिस प्लेयर के बारे में। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ना, तो आवाज आई होप कि आप लोग क्लियर आ रही होगी। ये जो टेनिस से रिलेटेड आपने अभी तक ना जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी की बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जैनिक सिन्नर जो कि इटली के प्लेयर है, इनको ना 3 महीने का इनके ऊपर बैन लगाया गया। 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? वाडा के द्वारा लगाया गया है। सॉरी। और आपको ध्यान रखना है कि डोपिंग के कारण इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है ना। और इसके बाद बात करते हैं संन्यास की। अभी ना कुछ खिलाड़ियों ने जो कि टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिमोना हालिफ का नाम ध्यान रखिएगा। रोहन बोपन्ना जो कि अपने भारत के ही हैं। एंडी मर्रे का नाम आपको ध्यान रखना है। और राफेल नडाल, आपको तो पता ही है इनके बारे में, ये महान खिलाड़ी हैं टेनिस के। इन चार ही लोगों ने अभी ना अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो एक तो आपको ये 2 पॉइंट आपको अब ध्यान रखना है टेनिस से, जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय था। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रतियोगिताओं के बारे में। तो एक आपको ध्यान रखना, मुंबई ओपन 2025, इसे जिल टैकमैन जो कि स्विट्जरलैंड की हैं, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम जी किया है। और रोटरडम ओपन 2025, ये इसका जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, इसको ना ध्यान रखिएगा, इसमें दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैनिक सिन्नर जो कि इटली के हैं पुरुष प्लेयर, और मेडिसिन कीच का नाम ध्यान रखिए जो कि अमेरिका की हैं, और इन्होंने महिला खिताब अपने नाम किया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है टेनिस का, है ना। आपको ध्यान रखना है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी बड़े टूर्नामेंट होते हैं। और उन 4 ग्रैंड स्लैम के अंदर जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है, जो जनवरी में हुआ था अभी हाल ही में, उसमें से एक है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडस वैली रिपोर्ट 2025, इंडस वैली रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट आई इसकी बात कर रहे हैं, इसके अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का जो शीर्ष देश बना है वो कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है वो भारत बना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आईपीओ का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा, पहले आप आईपीओ को समझ लीजिए। जब किसी कंपनी का शेयर पहली बार पब्लिक के लिए ना ओपन होता है या फिर पब्लिक के लिए ऑफर किया जाता है, तो आप ये समझिए कि उसी को हम आईपीओ बोलते हैं। ये तो हो गया शेयर मार्केट की लैंग्वेज, है ना, जो आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज समझाता हूँ। तो मान लीजिए कोई कंपनी, कंपनी छोड़िए, मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आपसे इस बाइक की ना
नीलामी होने वाली है। तो इस बाइक को नीलाम की जाएगी, तो एक बेस प्राइस होता है ना, सबसे कम प्राइस क्या होता है, स्टार्टिंग प्राइस, यानी हम अगर हिंदी में कहें आईपीओ को, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश हिंदी में बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर को। तो होता है ना कि मान लीजिए इस बाइक की नीलामी हो रही है 20,000 रुपए, तो ना ये मतलब कीमत है इसकी शुरुआती। तो ये 20,000 जो है ना, ये ही एक तरह से क्या होता है, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के लिए आईपीओ का काम करता है। इसके बाद किसी ने मान लीजिए कह दिया 21,000 रुपए, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, फिर तब 21,000 हो जाएगी। किसी ने कहा मैं 22,000 दूंगा, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी। तो लेकिन जो स्टार्टिंग की जो प्राइस होती है ना, 20,000, इसी को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। मतलब ये तो मैं नीलामी का समझा रहा हूँ, समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ, आईपीओ का इससे मतलब नहीं है। आईपीओ का मतलब होता है कि किसी कंपनी का शेयर जब पहली बार पब्लिक के लिए ओपन होता है, यानी सबसे मिनिमम जो प्राइस होती है, जब इसको ओपन किया जाता है, ऑफर किया जाता है पब्लिक के लिए, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। है ना, ये समझाने के लिए मैंने बताया कि जैसे नीलामी में सबसे कम कीमत क्या होती है पब्लिक के लिए जब बोली लगती है, तो वो जो स्टार्टिंग प्राइस होती है ना, उसी को हम शेयर मार्केट में आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। समझ में आ गया आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो फंड जुटाया है, वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने वाला शीर्ष देश कौन बना है, भारत। भारत ने जो फंड जुटाया है वो आपको ध्यान रखना है 19.5, ना 19.5 बिलियन डॉलर। समझ में आया, इतना फंड इसने जुटाया है भारत ने। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस बार 2024 में आईपीओ के माध्यम से, यानी अगर मैं कहूँ ना, तो दुनिया का लगभग 23% फंड, या फिर आप कह सकते हैं धन जो है, दुनिया का 23% अकेले भारत ने जुटाया आईपीओ के माध्यम से। ये चीज ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड जो है, ये किसे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ना दो चीजें आपको देखनी है। पहली क्या, सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए, यानी जो सड़क सुरक्षा के लेकर के जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। और ये लगभग पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है ना, पिछले 10 वर्षों को मतलब शामिल किया गया है जो सुरक्षा मानक है। इसको बढ़ाने के लिए मतलब जो वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड जो मिला है, वो मिला है भारत को, और साथ ही साथ मिला है मोरक्को को। यानी ऑप्शन ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, तो भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, कोई भी अवार्ड मिले और अपने देश को मिले, अपने खुद के देश को मिले, तो वो अवार्ड थोड़ा सा क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एग्जाम के लिहाज से, कि हमारे देश को मिला है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत और मोरक्को दोनों को मिला है, लेकिन आपसे सीधा क्या पूछ सकता है कि किसको मिला है, तो आपको ध्यान रखना है भारत को मिला है। अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा। दरअसल अभी हुआ क्या था, एक बैठक हुई थी, है ना। ये बैठक कहाँ पे हुई, मराकस जो है आपका मोरक्को के अंदर, यहाँ पे बैठक हुई थी। और इसी बैठक में इस अवार्ड को दिया गया था, भारत और मोरक्को दोनों को दिया गया था। अच्छा, इस बैठक में ना एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस बैठक के अंदर एक बात कही गई है, और वो क्या रखा गया, एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा गया है, और वो लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना को 50% कम करना, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसी बैठक के दौरान, और इसी बैठक के दौरान क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बात करें सड़क सुरक्षा की, तो अभी ना एक हम लोगों ने दिवस मनाया था, सॉरी एक वीक मनाया था, क्या था, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ये जो हमने मनाया था 11 से लेके 17 जनवरी तक मनाया था 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, हर साल मनाते हैं हम सब। और इसकी एक थीम थी, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, बी अ रोड साइड हीरो। ये थीम जरूर याद करके रखिएगा आप। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक हमने मनाया है ना, दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है। देखिए, युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट की अगर बात करें, तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, और इसके अंदर दरअसल मजे की बात यह है कि इंडिया ने ना 3 टाइटल जीते हैं। कौन सा, एक तो पुरुष एकल का जीता है ना, और साथ ही साथ एक आपको ध्यान रखना पुरुष युगल का जीता है, और एक मिक्स्ड जो आपका डबल्स है उसको भी जीता है।
तो भारत जीता है, युगांडा के अंदर टूर्नामेंट हुआ था। तो यहाँ पर पुरुष एकल का जो खिताब भारत ने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता किस व्यक्ति ने है, तो मनराज सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे अमन मोहम्मद और डिंगकू सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या जीता है, तो इन दोनों लोगों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। उस युगल का मतलब जिसके अंदर दो लोग पार्टनर बन के खेलते हैं, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो मनराज सिंह। आपके एग्जाम के लिहाज से पुरुष एकल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ज्यादातर एग्जाम में पुरुष एकल या महिला एकल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मनराज सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन सुपर लीग सील्ड 2024-25 का जो खिताब है ये किसने जीता है। देखिए, जैसे क्रिकेट के अंदर आईपीएल होता है ना, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, आईपीएल होता है ना, वैसे ही फुटबॉल के अंदर ये आईएसएल होता है, यानी इंडियन सुपर लीग। मतलब ये अभी टूर्नामेंट ऐसे ही शुरू किया गया है फुटबॉल के लिए भी। तो अभी ये जो आपका खिताब है, इस खिताब को जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। किसको हरा करके, तो ओडिशा एफसी को हरा करके जीता है। यानी एफसी का मतलब क्या है, फुटबॉल क्लब। क्या है, फुटबॉल क्लब। तो ओडिशा को हरा करके मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है इस खिताब को। अगर हम आईएसएल की बात करें, ध्यान रखिएगा 2024-25 के अंदर कौन सा संस्करण हो रहा है, तो ये आपका 6th एडिशन हो रहा है, यानी 6वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मोहन बागान सुपर जायंट्स जो है, इसने ना ये दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया, यानी सेकंड टाइम ये इस खिताब को जीता है। कहाँ पर हुआ था ये आयोजन आपका, तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता ने होस्ट किया था। ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना किसने शुरू किया है। तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किया है प्रगति पथ योजना, कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। कर्नाटक कहाँ पे है, तो ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये छोटा सा आपको गोवा दिखेगा, यहाँ पे केरल, इधर आपको तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये ऊपर क्या है आपका महाराष्ट्र। ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। और ये जो बीच में रेड कलर का हिस्सा था, यही है कर्नाटक। अब कर्नाटक के अंदर क्या किया जा रहा है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो सड़क नेटवर्क है उसको ना और बेहतर बनाना है। और कहाँ पर, तो जो ग्रामीण एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। तो लगभग आप क्या कह सकते हैं, 7110 किलोमीटर जो सड़क नेटवर्क है ना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क, इसको क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा इस योजना के माध्यम से। नाम क्या है, प्रगति पथ योजना। ने शुरू किया है, कर्नाटक ने शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है वो हुआ है मैक्सिको का पासपोर्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है ना। दूसरे नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरे नंबर पे है आपका अमेरिका का पासपोर्ट। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट जो है वो मैक्सिको का है। अगर हम बात करें तो मैक्सिको के पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की वैलिडिटी होती है ना। जब पहली बार आप बनवाएंगे तो वैलिडिटी होती है ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है, वैसी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है। तो 10 साल इसकी वैलिडिटी होती है। और इसको बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, तो 19,481 रुपए का खर्चा आता है ना, अगर मैक्सिको का पासपोर्ट बनवाना है तो। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट जो है वो मैक्सिको का है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट, ये तो हो गया सबसे महंगा। अगर पूछा जाए सबसे सस्ता पासपोर्ट, तो वो यूएई का है। सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है, यूएई का। सबसे महंगा मैक्सिको का, सबसे सस्ता यूएई का। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, सम्मेलन का नाम क्या है, प्रकृति, ये कहाँ आयोजित हुआ है। प्रकृति 2025 आपको यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा पोडियम के ऊपर, है ना। तो पहली चीज तो ये कि ये जो आयोजित हुआ है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, यानी बीईई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बीईई की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, या फिर हिंदी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब, 24 और 25 फरवरी को आयोजन किया गया है। ये जो बीईई है आपका, ये आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, आर्थिक विकास संस्थान जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ, गला बैठा है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इसके अभी हाल ही में निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सब्यसाची कर, आप उनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सब्यसाची कर जो है ये बनाए गए हैं, इसके क्या बनाए गए हैं, निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? देखिए, जर्मनी के चांसलर की बात करें तो अभी जो है चांसलर वो कौन है, ओलाफ स्कॉल्ज है। कौन है, ओलाफ स्कॉल्ज अभी वर्तमान में अभी इसके चांसलर हैं। लेकिन अब इनकी जगह कौन ले रहे हैं? अब लेने वाले हैं फेडरिक मर्ज, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फेडरिक मर्ज का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जर्मनी में जैसे ही इन्होंने, मतलब ये जर्मनी के चांसलर बनेंगे, ये तो अब आपको ध्यान रखना ही है, तो इन्होंने आते ही एक चीज कही है, गांजा जो होता है ना, गांजे को इन्होंने क्या कहा है कि गांजे के ऊपर फिर से बैन लगा दिया जाएगा, यानी गांजा अब लीगल नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो कैनाबिस था यानी जो गांजा था, अगर हम बात करें तो इसको पहले, देखिए पहले तो बैन लगा हुआ था, फिर बाद में क्या किया, सरकार बदली तो उसने क्या किया, अभी गांजे के ऊपर से बैन हटा दिया था। ठीक है, अभी गांजे को फिर से बैन करने की बात किसने कही है? फेडरिक मर्ज ने कहा है कि नहीं, फिर से गांजे को बैन किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी जर्मनी के चांसलर बने हैं, ओलाफ स्कोल्ज की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? एआई मॉडल जो है इसका नाम क्या है, मैग्मा, और इसे बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, याद करना थोड़ा सा इजी है, म से ही मैग्मा है और म से ही क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसने ये जो आपका जो ये एआई मॉडल मैग्मा बनाया है, ये मॉडल क्या कर सकता है, ये इमेज, वीडियोस और टेक्स्ट इन सबको समझ सकता है ना, उस पे काम भी कर सकता है। मतलब तो ये एक एआई मॉडल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, नाम क्या है, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? प्रमुख खनिज का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेजर जो आपके मिनरल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या था, ये जो बेराइट्स, अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्ट्स, ये जो आपके थे ये माइनर मिनरल्स के अंदर आते थे। अभी तक माइनर्स में आते थे, अब ये आपके मेजर मिनरल्स में आएंगे। यानी ऑप्शन ई जो है वो आपका बिल्कुल है, सभी। यानी ये जो चार आप देख रहे हैं खनिज, ये चारों खनिज अब किस में आएंगे, अब प्रमुख खनिज के अंदर आएंगे। ठीक है, देखिए अभ्रक को ना माइका भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार न्यूज़पेपर में ना आपको सीधा माइका भी लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है अभ्रक। ये नहीं कि माइका और ये अभ्रक आप इसको अलग अलग जोड़ लीजिएगा, 5 नहीं 4 ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? हेरात महोत्सव या हेरात फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया गया है। मनाया गया है ना, 26 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग तो महाशिवरात्रि मनाते हैं ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित है, की बात कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं वो एक फेस्टिवल मनाते हैं, और उसका नाम क्या है, हेरात फेस्टिवल या हेरात महोत्सव। दरअसल ये शिवरात्रि ही है, हम लोग शिवरात्रि के नाम से मनाते हैं, और ये लोग इस शिवरात्रि जो फेस्टिवल है ये हेरात के नाम से मनाते हैं। ठीक है, तो कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाला जो शिवरात्रि की त्योहार है, जो महाशिवरात्रि कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो मनाया जाता है, उसे हम हेरात फेस्टिवल के नाम से जानते हैं ना। मतलब कुछ अलग नहीं है, बस ये समझिए कि इसका नाम बस बदल गया है ना। ये भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये भी शिवरात्रि मनाते हैं, बस इसको हेरात फेस्टिवल के नाम से जाना था, कश्मीरी पंडित मनाते हैं इसको। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है?
ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 जो कि एक स्क्वैश टूर्नामेंट है, इसका खिताब जो जीता है वो जीता है सौरभ घोषाल ने। किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। आपको ध्यान रखना है 2025 का ये टूर्नामेंट था सिडनी क्लासिक। और अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था, तो 19 से लेके 23 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। इससे 23 तारीख तक चला था ये। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर ही सिडनी नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र ओपन 2025 का खिताब जो है इसने जीता है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र अगर हम ओपन की बात करें तो ये भी आपका एक टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है ये भी आपका। और अभी इसको जीता किसने है? डेलिबोर स्वेरसिना ने जीता है। किसने? डेलिबोर स्वेरसिना ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और डेलिबोर स्वेरसिना का देश भी ध्यान रखिएगा, किस देश से इनका संबंध है। तो चेक गणराज्य के हैं ये। ठीक है, और किसको हराया इन्होंने? तो ब्रेंडन हॉल्ट को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ब्रेंडन होल्ट जो है ये अमेरिका के प्लेयर है, यूएस के प्लेयर है। तो आप ध्यान रखिएगा डेलिबोर स्वेरसिना का नाम है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया था कि वो कृषि या बागवानी की भूमि को नहीं खरीद सकते, है ना? तो इसका सही आंसर क्या था? उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, सभी बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए थे और सबके ही सही थे। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, और रिप्लाई भी मैंने दिया होगा आप सभी लोगों को। चलिए आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 इसका जो उद्घाटन है किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बताना है कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पीडीएफ है आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां से आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एज इट इज सेम टू सेम पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। और हाँ, आज के वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखा है मैंने अभी भी 100 ही लाइक रख रखा है। आप लोग प्लीज लाइक किया कीजिए, है ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।